Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about forensic psychiatric. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने फोरेंसिक साइकेट्रिक में मेनली जो मेंटल हेल्थ एक्ट थी, जो कि फर्स्ट एस्पेक्ट था किसका, फोरेंसिक साइकेट्रिक का, उसके बारे में स्टडी की थी। उसके जो भी एक्ट्स थे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स, तो उन सब के बारे में स्टडी की थी। अब जो सेकेंड इसका एस्पेक्ट है दैट इज एडमिशन एंड डिस्चार्ज। Admission and discharge process of mental ill patient in mental hospital। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे मेंटल हॉस्पिटल। तो फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ एक्ट की बात की थी। अब नेक्स्ट है एडमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ मेंटल पेशेंट इन मेंटल हॉस्पिटल। तो इसके अंदर क्या होगा कि किस प्रकार से एडमिशन होगा, किस एडमिशन के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, वो सब हमें स्टडी करेंगे इसके अंदर। जो इसके अंदर क्या था कि 1987 के अंदर इंडियन जो मेंटल हेल्थ गवर्नमेंट थी या मेंटल हेल्थ एक्ट थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस जो थी वो अप्लाई की गई थी 1987 के अंदर। ठीक है, इंडियन जो मेंटल हेल्थ एक्ट बोल सकते हैं या गवर्नमेंट जो थी उनके थ्रू बनाए गए थे। इसके अंदर जो किस प्रकार से एडमिशन एंड डिस्चार्ज होगा मेंटल पेशेंट का। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ इंडियन मेंटल हेल्थ में चैप्टर नंबर 4th एंड 5th में पढ़ा था। 4th में तो एडमिशन हो रहा था और 5th में डिस्चार्ज हो रहा था, तो उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। कितने टाइप्स की एडमिशन प्रोसेस होती है, किस प्रकार की होती है, वो सब हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें 6 टाइप्स है एडमिशन होता है। वो एडमिशन किन किन लोगों का किस प्रकार से होता है, किस तरीके से होता है, उनकी हम बात करेंगे। तो जो फर्स्ट होगा एडमिशन दैट इज एडमिशन ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस, ऑन वॉलेंट्री बेसिस। ठीक है, वॉलेंट्री वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि पर्सन खुद की इच्छा से वो क्या हो रहा है, एडमिट होना चाहता है किसके अंदर, मेंटल हॉस्पिटल। तो एडमिशन ऑन मेंटल वॉलेंट्री बेसिस के बिहाफ पे अगर हम बात करें, वो पर्सन जो कि एडल्ट है और खुद की इच्छा से वो क्या होना चाहता है, एडमिट होना चाहता है मेंटल हॉस्पिटल में, तो वो क्या करेगा, जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेगा, उसको एप्लीकेशन फॉर्म देगा। फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म के बिहाफ पे जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो उस पर्सन को असेस करेगा, एग्जामाइन करेगा उसको। अगर वो सेटिस्फाइड होता है कि पेशेंट वाकई में मेंटली इल है, तो वो उसके बिहाफ पे एक ऑर्डर जारी करेगा, जो एडमिशन ऑर्डर होगा वो उसको जारी करेगा। और जो एडमिशन ऑर्डर विद द कंसेंट के साथ, अब जो कंसेंट होगा मे बी वो बोर्ड ऑफ विजिटर्स के थ्रू होना चाहिए। अब जो बोर्ड ऑफ विजिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज होने चाहिए, अपॉइंटेड किए जाने चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू वही होने चाहिए। अब क्या होगा कि ये तो हो गया भैया एडल्ट की बात हो गई कि एडल्ट तो खुद से हो रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है। अगर वही 18 ईयर से कम का अगर कोई है, बच्चा है, जो भी है, चाइल्ड है, एक तो 18 ईयर से एडल्ट का हो गया कि वो तो खुद से हो रहा है। अगर जो 18 ईयर से बिलो है वो क्या होगा, जो भी उसके ब्लड रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स वगैरह हो गए, कि वो क्या करेंगे, मे बी एप्लीकेशन फॉर्म देंगे मेडिकल ऑफिसर को। मेडिकल ऑफिसर वापस से असेस करेगा, एग्जामाइन करेगा पेशेंट की कंडीशन को। अगर उसको लगता है कि पेशेंट वाकई में एडमिट होने लायक है, तो वापस से वो एडमिशन ऑर्डर जारी करेगा कंसेंट के साथ। और कंसेंट वही 2 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ विजिटर्स के थ्रू होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एडमिशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस। अब इसी में सेकंड बात करते हैं एडमिशन ऑफ इनवॉलेंट्री बेसिस।
बेसिस या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इनवॉलेंट्री बेसिस, वॉलेंट्री में तो पेशेंट खुद से आ रहा है, इनवॉलेंट्री में कि वो पेशेंट जो कि वॉलेंट्री बेसिस पे नहीं हो सकता एडमिट मेंटल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो भी उसके रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, कलीग्स हो गए, वो क्या करेंगे, उसको एडमिट कराने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मेडिकल ऑफिसर को साइन करेंगे, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर वही उसकी कंडीशन को असेस करेगा, ठीक है। रिटर्न रिक्वेस्ट सेंड करेंगे मेडिकल ऑफिसर को एडमिशन के लिए। अब उस एप्लीकेशन की बिहाफ पे मेडिकल ऑफिसर उसको असेस करेगा, ठीक है। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि ठीक है, हाँ ये एडमिट होने लायक है, तो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, एडमिट करेगा पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर 2 मेडिकल सर्टिफिकेशन के साथ। यहाँ पे इसमें क्या होने चाहिए, 2 मेडिकल सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि वो पेशेंट ऑलरेडी भी पहले भी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रहा है। अब जो भी वो मेडिकल सर्टिफिकेशन है 2, वो उनमें से एक क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट रेजिडेंट के थ्रू वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशन है वो मेनली 7 डेज़ के अंतर्गत ही होना चाहिए, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो है इसके अंदर इनवॉलेंट्री बेसिस पे, ठीक है। थर्ड जो वन आता है वो होता है रेजिडेंस बेसिस पे, यानी एडमिशन ऑफ रिसेप्शन ऑर्डर के बिहाफ पे। एडमिशन ऑफ रिसेप्शन ऑर्डर के बिहाफ, ठीक है। अब रिसेप्शन ऑर्डर के बिहाफ पे भी 2 टाइप्स का होता है, एक तो विद एप्लीकेशन और एक होता है विदाउट एप्लीकेशन, ठीक है। एडमिशन ऑफ रिसेप्शन ऑर्डर 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है एडमिशन ऑफ रिसेप्शन ऑर्डर विद एप्लीकेशन, ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज विदाउट एप्लीकेशन। अब विद एप्लीकेशन में क्या होगा कि जो भी जो उस पेशेंट के रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गई, वाइफ हो गई, जो कि उसको एडमिट कराना चाहती है इसके अंदर मेंटल हॉस्पिटल में, तो वो क्या करेगी, जो भी मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर होंगे उनको रिटन एप्लीकेशन वो क्या करेगी, सेंड करेगी या करेगा, ठीक है, उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। साथ में जो 2 मेडिकल सर्टिफिकेशन है वो भी इसमें लगेंगे कि एक तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसके 2 मेडिकल सर्टिफिकेशन भी वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब जो वो क्या होने चाहिए, मे बी गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो मेडिकल सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मेनली वो जो मैंने जैसे कि उसमें भी बताया था कि 7 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, वो 7 दिन के अंदर ही वो मेडिकल सर्टिफिकेशन होने चाहिए। अब जो मजिस्ट्रेट है और पुलिस ऑफिसर है वो उस पेशेंट को असेस करेंगे, मे बी अगर उन्हें लगा तो वो मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन भी वो करवाएंगे, और अगर उसके बिहाफ पे वो सेटिस्फाइड होते हैं कि पेशेंट क्या है, मेंटली इल है और उसे एडमिशन की ज़रूरत है, तब वो क्या करेंगे, एडमिशन ऑर्डर जारी करेंगे, ठीक है, विद रिटर्न कंसेंट, एक कंसेंट के साथ कि कंसेंट अगर पेशेंट वो नहीं है कि वो कंसेंट साइन नहीं कर सकता तो उसके फैमिली मेम्बर्स को ही देंगे ऑब्वियसली, कि अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं होती है, तो कंसेंट भी साइन करवाया जाता है और उसको मतलब 14 डेज तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है पहले, और फिर उसको एडमिट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया विद एप्लीकेशन, और एक हो गया विदाउट एप्लीकेशन की, जैसे पुलिस ऑफिसर है वो इन्हें रेजिस्टेंसी जो टाउन है उसके अंदर ही उसको कहीं पे जैसे वॉल्टरिंग वाला पर्सन मिल गया, कोई एग्रेसिव हो गया, वायलेंट वाला पर्सन मिल गया, और पुलिस ऑफिसर उसको क्या करना चाहता है, एडमिट करना चाहता है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को रिटन एप्लीकेशन फॉर्म जारी करने के लिए कहेगा, मतलब सेंड करेगा, फिर उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाएगा, और उसके ही बिहाफ पे कंप्लीट एग्जामिनेशन हो गया और उन्हें लगता है कि वो मेंटली इल है, उसे ज़रूरत है एडमिशन की, तो उसे एडमिट किया जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी मजिस्ट्रेट को किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो मंथली उसका चेकअप किया जाएगा, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन उसका किया जाएगा पेशेंट का, ठीक है, सेटिस्फाई होने के लिए।
और उसको मेनली इसके अंदर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जो होगा इसके अंदर 3 रिसेप्शन ऑर्डर जारी करेगा, किसके अंदर, विदाउट एप्लीकेशन वाले में, एडमिशन में, ठीक है। 3 रिसेप्शन ऑर्डर जारी करेगा, और वो जो 3 रिसेप्शन ऑर्डर होंगे वो मेनली क्या होगा, एक रिसेप्शन ऑर्डर होगा 10 डेज का, ऐसे 3 रिसेप्शन ऑर्डर जारी करेगा 30 डेज के लिए, ठीक है। और फिर 30 डेज के लिए उसका रिसेप्शन ऑर्डर जारी करेगा, और अगर फिर भी उसको लगता है कि अभी भी ज़रूरत है उसको एडमिशन की, तो फिर वो नेक्स्ट वापस से इन चीज़ों को अप्लाई करेगा। तो ये हो गया रिसेप्शन ऑर्डर के बिहाफ पे विद एप्लीकेशन और विदाउट एप्लीकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं एडमिशन ऑफ प्रिजनर, ठीक है। मेंटली इल जो प्रिजनर होते हैं उनका एडमिशन कैसे होगा, प्रिजनर, ठीक है। अब प्रिजनर क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया कि मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो प्रोड्यूस किया गया है प्रिजनर, तो उसकी कंडीशन को असेस करते हुए मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक ऑर्डर जारी करेगा, ठीक है। उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेगा 10 डेज तक, ठीक है। 10 डेज तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद में वो क्या करेगा, उसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करवाएगा, ठीक है। और श्योर करेगा कि वो मेंटली इल है या फिर एक नाटक कर रहा है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि मतलब जेल से बचने के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं खुद को पागल या इडियट साबित करने की कोशिश करते हैं। तो वही इसीलिए यहाँ पर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किया जाता है। 10 डेज के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाएगा। अब 10 डेज के बाद में कंप्लीट हो गया कि अब उनको लग गया कि हाँ वो मेंटली इल है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ उस रिपोर्ट के बिहाफ पे वो क्या करेगा, रिसेप्शन ऑर्डर जारी करेगा मेंटल हॉस्पिटल के लिए, वही 30 डेज़ के लिए, जैसे कि मैंने बताया 10 डेज़ के बिहाफ पे वो 30 डेज़ का रिन्यू करेगा उस कंडीशन को और फाइंड आउट करेगा। अगर वो फिर 30 डेज़ आफ्टर बाद में, मतलब 30 डेज़ के बाद में वापस से अगर कहीं ना कहीं लगता है मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कि वो पर्सन फिट है और वो ठीक है, तो उसे वापस से क्या कर दिया जाएगा, एडमिशन नहीं किया जाएगा उसको, मतलब शिफ्ट कर दिया जाएगा जेल के अंदर वापस से, ठीक है। ये तो हो गया मेंटली इल प्रिजनर के बिहार। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेनली जुडिशियल इंक्वायरी के बिहार पे, जुडिशियल इंक्वायरी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर किसके बिहाफ पे, जुडिशियल इंक्वायरी के बिहाफ पे। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट हो गया, उनको अगर किसी प्रकार का इंसेंट है ड्यूरिंग ए जुडिशियल इंक्वायरी, ठीक है, तो उनको लगता है तो वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी जो होगी एक रिसेप्शन ऑर्डर जारी करेगी और उसे एडमिट कर लेगी मेंटल हॉस्पिटल में, ठीक है। और उसके केस को जो वो होगी कोर्ट वो बार बार रीओपन करेगी कि अगर वो हेल्दी है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब बार बार उसके केस को रीओपन करेगी उसको असेस करने के लिए, ठीक है। अब जो लास्ट आता है दैट इज एडमिशन ऑन इमरजेंसी, इमरजेंसी कंडीशन कि हमने पढ़ लिया कि भैया वॉलंटरी बेसिस पे भी हो गया एडमिशन, इनवॉलंटरी बेसिस पे भी हो गया, इसके अलावा रिसेप्शन ऑर्डर के बिहाफ पे विद एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन भी हो गया, जुडिशियल इंक्वायरी के बिहाफ पे हो गया। इसके अलावा अब बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी भी कोई भी कंडीशन हुई इमरजेंसी में, डेंजर की सिचुएशन हुई, ठीक है, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, एडमिट करेगा, एडमिशन ऑर्डर जारी करेगा और उसे वही असेस करने के बाद में वही मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिक्वेस्ट शिफ्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी, दैट इज़ अ एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में इसकी अपोजिट ही है, डिस्चार्ज प्रोसेस। तो डिस्चार्ज प्रोसेस में फर्स्ट डिस्चार्ज ऑफ वॉलंटरी बेसिस कि पर्सन क्या हुआ था, वॉलंटरी की बेसिस पे एडमिट भी हुआ था और डिस्चार्ज भी होगा किसकी, वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पेशेंट खुद के बिहाफ पे खुद की इच्छा से वो एडमिट हुआ था, अब कहीं ना कहीं उसको लगता है उसकी इच्छा है कि वो ठीक है या कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो वहाँ से डिस्चार्ज लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो क्या करेगा, वही मेडिकल ऑफिसर को डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और फिर जब 24 आवर्स के अंतर्गत वो क्या करेगा, जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसको डिस्चार्ज कर देगा। नेक्स्ट आता है ऑन द रिसेप्शन ऑर्डर के बिहाफ में। ऑर्डर के बिहाफ पे क्या करना है, हमें डिस्चार्ज होना है, ठीक है। अब रिसेप्शन ऑर्डर में विद एप्लीकेशन भी हो सकता है, विदाउट एप्लीकेशन भी हो सकता है। रिसेप्शन ऑर्डर यहाँ पे बात करेंगे विद एप्लीकेशन की, कि जो भी फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने भी उसको एडमिट करवाया था, तो वो क्या करेंगे, वही डिस्चार्ज के रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म देंगे मेडिकल ऑफिसर को। और फिर मेडिकल ऑफिसर सेटिस्फाई होगा उससे, उसकी कंडीशन से, अगर उसे लगेगा वो फिट है तो वही कंसेंट जारी होगा बोर्ड ऑफ विजिटर्स के थ्रू और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज ऑफ विदाउट एप्लीकेशन, ठीक है। रिसेप्शन ऑर्डर में विद एप्लीकेशन पर बात करते हैं विदाउट एप्लीकेशन, कि विदाउट एप्लीकेशन जो भी पुलिस ऑफिसर या फिर जिन्होंने वार्निंग वायलेंट जो भी पर्सन थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो फिट हैं, तो वो क्या करेंगे कि वही बोर्ड ऑफ विजिटर्स के थ्रू कंसेंट जारी करवाएगा, कंसेंट रिटन कंसेंट सेंड किया जाएगा प्रॉपर केयर उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए कि प्रॉपरली अब वो ठीक है। तो उस रिगार्डिंग जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो डिस्चार्ज ऑर्डर क्या करेगा, जारी करेगा। अब वो मे बी वो जो रिटर्न है वो कंसेंट है, मान लो वो जो भी पकड़े गए हैं वॉन्डरिंग है वायलेंट पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर ने एडमिट करवाया था, अब उसके कोई भी फैमिली मेम्बर्स आके वही रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे देंगे और उसे डिस्चार्ज करवा लेंगे। फिर आता है डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल प्रिजनर। कि क्या करना है, डिस्चार्ज करना है जो मेंटली इल प्रिजनर्स है। तो जो मेडिकल ऑफिसर होगा बोर्ड ऑफ विजिटर्स, वो फाइंड आउट करेगा जो पेशेंट है कि मेंटली वो स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो स्टेबल है तो वो रिपोर्ट जारी करेगा पुलिस डिपार्टमेंट को पेशेंट की, और उसके डिस्चार्ज के लिए उसको एप्लीकेशन फॉर्म भी देगा, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के बिहाफ पे पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को सेंड करेगा, ऑर्डर जारी करेगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, मेनली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब एडमिशन जो हुआ था अब उसको क्या मिल जाएगा, वहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब जो लास्ट आता है दैट इज़ जुडिशियल इंक्वायरी के बिहाफ पे। इल प्रिजनर हो गया। अब बात करते हैं जुडिशियल इंक्वायरी। भाई जुडिशियल इंक्वायरी में भी जो भी कोर्ट था, हाई कोर्ट था, जिन्होंने क्या किया था, एडमिट जारी किया था, मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म जारी करेगा। अगर पेशेंट स्टेबल है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा पेशेंट को अगर फिट है वो, तो डिस्चार्ज के लिए वही डिस्चार्ज ऑर्डर जारी करेगा और उसे रिलीव कर दिया जाएगा मेंटल हॉस्पिटल से। तो ठीक है, ये थे मेनली डिस्चार्ज प्रोसीजर, वही वॉलंटियर बेसिस पे, रिसेप्शन ऑर्डर पे जिसमें विद एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन, जुडिशियल इंक्वायरी के बिहाफ पे, प्रिजनर्स के बिहाफ पे, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये डिस्चार्ज एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस हो गई। अब बात जो लास्ट टॉपिक है दैट इज लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। जो थर्ड एस्पेक्ट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, अब लीगल एस्पेक्ट कौन कौन से साइकेट्रिक नर्सिंग के कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट होने चाहिए, कि कैसे पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फिडेंटली कैसे वर्क करना है, ठीक है, एंजाइटी को कैसे कम करना है पेशेंट की। तो इसमें मेनली कुछ टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्फिडेंटली। इसमें जो भी नर्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी है, साइकेट्रिक नर्स है,
वो कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए, जो भी वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, मे बी वो डायरेक्ट सोर्सेज से हो सकता है, इनडायरेक्ट सोर्सेज से हो सकता है, उसके रिगार्डिंग वो कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए। वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो मे बी वर्बल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, ठीक है। और वो जो भी एथिक्स है नर्सिंग के, उनको प्रैक्टिस के अंदर वो फॉलो करनी चाहिए। कॉन्फिडेंट होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, जो भी वो इन्फॉर्मेशन जो भी गैदर करे उसके रिगार्डिंग उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली वो होनी चाहिए। सेकंड जो इसमें आता है वो होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट में क्या करती है, जो नर्स होती है साइकेट्रिक नर्स, वो क्या करवाती है, कंसेंट साइन करवाती है पेशेंट से। जो भी मेंटली पेशेंट्स होता है उसको, उससे क्या करवाती है, कंसेंट साइन करवाती है, ताकि इसके अलावा वो कम्युनिकेशन जो होता है पेशेंट एंड नर्स के बीच में, उसको भी वो भी क्या करती है, अप्लाई करती है। उसके रिजल्ट की वजह से ऑथराइजेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पेशेंट को कितना ट्रस्ट है, ट्रस्ट हमें वहाँ डेवलप करना होता है। एडमिशन एंड ट्रीटमेंट कैसे होगा पेशेंट को, वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आता है सब्सटीट्यूशनल कंसेंट। ये तो था इन्फॉर्म कंसेंट। थर्ड है सब्सटीट्यूशनल, यानी पेशेंट क्या नहीं है, एबल नहीं है कंसेंट सिग्नेचर करने के लिए, ठीक है। कि यहाँ तो क्या किया कि जो भी पेशेंट था उसने साइन कर। अब सब्सटीट्यूशनल में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि पेशेंट एबल नहीं है तो उसके फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से वो क्या किया जाता है, कंसेंट साइन करवाया जाता है। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ होती है वो इंडिविजुअल को क्या करती है, उसके गार्जियंस को अपॉइंटेड कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है उसकी कंसेंट साइन करवाने के लिए, ठीक है। जो भी पेशेंट की कंडीशन होती है उसके बिहाफ पे जारी किया जाता है, ठीक है। कि कैसे एडमिशन होगा, वॉलंटरी बेसिस पे हो रहा है, इनवॉलंटरी बेसिस पे, सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर नेक्स्ट जो आता है सेकंड नेक्स्ट, दैट इज रिकॉर्ड कीपिंग। कि यहाँ पे नर्स क्या होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, केयरफुली उसको रखा जाता है, ठीक है। जो भी उसका स्टेटमेंट होता है पेशेंट का, जो भी उसका इंफॉर्मेशन होता है उसको एक रिकॉर्ड के अंदर एक रिकॉर्ड करके उसे रखती है। लास्ट होता है नर्सिंग नेग्लिजेंस, ठीक है। नर्सिंग माल प्रैक्टिस हम इसे बोल सकते हैं, कि क्या हो रहा है कि पेशेंट को केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के दौरान जो भी एबनॉर्मलिटीज़ या जो भी गलतियाँ नर्स से हो रही है उसकी रिगार्डिंग, कि जो भी पैरेंटी होगी वो उसमें अप्लाई की जाती है नर्सिंग माल प्रैक्टिस के दौरान। इसके अंदर क्या होती है कि नर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम उसमें नेग्लिजेंसी हमें वहाँ देखने को मिलता है, और डैमेज हो जाता है किसी भी प्रकार से, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है उन चीज़ से रिगार्डिंग यहाँ पे की जाता है। तो ये होते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग की कुछ लीगल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं साइकेट्रिक, दैट इज़ कॉन्फिडेंटली होता है, इसके अलावा इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, सब्सटीट्यूशनल कंसेंट होता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, और नर्सिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे अप्लाई की जाती है। तो दिस इज़ ऑल ओवर द फॉरेंसिक साइकेट्रिक, जिसमें हमने मेंटल हेल्थ एक्ट, एडमिशन एंड डिस्चार्ज पढ़ा और लीगल एस्पेक्ट पढ़े। अगर किसी भी प्रकार का इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करें, और बाकी जितना मुझसे हुआ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि ये टॉपिक मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना था, बट स्टूडेंट्स की क्वेरी के भी पे मैंने ये टॉपिक डिस्क्राइब किया है, क्योंकि है थोड़ा ये टफ है, क्योंकि मतलब चीज़ें इसमें उलझी हुई है। तो वही चीज़ है कि नॉर्मली अगर इतना डीप ना पढ़ के अपन को हल्का का देखना होता है कि कौन सा टॉपिक क्या कह रहा है या क्या चीज़ इसमें होगी, तो वो सब हमने इसमें डिस्कस किया है। एंड थैंक यू, अगर अच्छा है कि अगर समझ में आ तो